हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आज आपको जो झटकों के लिए हमने एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज पार्ट 4 में एसी सर्किट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, जो आपके लिए प्रिपरेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाला है और इस तरह के क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब हमारे पहले एमसीक्यू से ही हम स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सर्किट। एसी सर्किट के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है 1/√LC। वो किस तरह से होती है? तो देखिए, हमारा जब रेजोनेंस होता है, जिसे हम अनुनाद भी बोलते हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? XL = XC। जो दोनों का रिएक्टिव कंपोनेंट्स है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दोनों हमारा इक्वल होना चाहिए। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसे हम 1/ωc बोलते हैं और जो इंडक्टिव हमारा रिएक्टेंस है उसे हम ωL बोलते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों के बीच का ओमेगा फाइंड करें तो ओमेगा = 1/√LC, जिसे हम ओमेगा इसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। यहाँ उसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the real part of the impedance of RLC circuit। RLC रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर तीनों एक साथ कनेक्ट में है। उसका जो इम्पीडेंस होता है तो उसका रियल पार्ट क्या होता है? उसमें दो पार्ट होते हैं। एक इम्पीडेंस में दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजनरी पार्ट। तो जो हमारा रियल पार्ट होता है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है, R+jXL। इस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो R हमारा है रियल पार्ट है और X है वो हमारा इमेजनरी पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा रियल पार्ट क्या होगा? आंसर है हमारा A। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू मेजर्ड फ्रॉम जीरो वैल्यू इज नोन एज। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू जो साइन्यूसॉइडल वोल्टेज होते हैं, और साइन्यूसॉइडल हम देखिए यहाँ पे एक वेवफॉर्म मैंने दिखाया है, तो यहाँ पे जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम पीक वैल्यू भी बोल सकते हैं, पीक वैल्यू, इसलिए हमारा आंसर होगा A। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव वैल्यू का जो दूसरा नाम है वो हमारा RMS वैल्यू है, रूट मीन्स स्क्वायर, RMS करंट उसे भी बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर ए हाफ साइकिल इज। हाफ साइकिल मीन्स यहाँ तक की जो साइकिल होती है वो हाफ साइकिल के लिए, सपोज हम इसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और हमारी नेगेटिव साइकिल है, तो हाफ साइकिल के लिए हमारी एवरेज वैल्यू कितनी होती है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है 0.67 I मैक्सिमम। I मैक्सिमम करंट के लिए हम फाइंड करते हैं तो करंट हमारा मैक्सिमम होता है 0 से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ही फिगर में तीनों का आंसर हमें मिल सकता है। वो भी हम फाइंड कर सकते हैं किस तरह से? तो हमारा जो एवरेज करंट है 0 to π/d∅, क्योंकि यहाँ तक हमारा जो बेज होता है वो पाई होता है और पूरी साइकिल के लिए 2π होता है। इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने फाइंड किया हुआ है और दिखाया भी है, तो हमारा आंसर होगा 0.67 I मैक्सिमम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए डायरेक्ट करंट द RMS करंट इज ब्लैंक द मेन करंट। जो हमारा मेन करंट होता है उससे करंट क्या होता है? तो डायरेक्ट करंट होता है, उसमें हमारा आंसर होगा C। इक्वल ही होगा क्योंकि उसमें AC और DC का डिफरेंस देखिए। तो यहाँ पे मैं आपको AC साइन्यूसॉइडल वेवफॉर्म एक दिखाया है और DC में क्या होता है? डायरेक्ट ही होता है, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी कोई नहीं होती, इसीलिए हमारा जो दोनों करंट होगा वो सेम ही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम एक्सिस ऑफ एन AC फेजर रिप्रेजेंट। हम फेजर डायग्राम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? तो हमारा फेज एंगल, हमारा आंसर होगा B। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट इन ए रजिस्टिव सर्किट। प्योर रजिस्टिव सर्किट होती है तब हमारा आंसर क्या होगा? I = VM × sin ωt, या T भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाई R। तो हमारा आंसर होगा A। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट द पावर फैक्टर इज। जब प्योर इंडक्टिव सर्किट होती है तो पावर फैक्टर हमारा 0 होता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमोंग द फॉलोइंग विच इज़ द राइट फॉर्मूला फॉर ग्रोथ इन एन इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट के लिए इनमें से सही हमारा इक्वेशन क्या है? तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन है वी एल इज इक्वल टू वी ई रेस टू माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एल। हमारा सही आंसर होगा डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम कांस्टेंट ऑफ एन इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट क्या है? एल बाई आर, इंडक्टेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, जिसे हम टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमोंग द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेटेड। जब हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट करते हैं, कोई भी ऐसी हम कोई फिगर कंसीडर करें, तो हमारा जो ईएमएफ जनरेट होता है वो किस इक्वेशन में होता है? तो हमारा आंसर होगा E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी, जिसे ओमेगा टी इज इक्वल टू हम थीटा भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड थीटा बी इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा हमारा कब मैक्सिमम हो रहा है? जब हमारा एंगल होगा वो 90 डिग्री होता है, तब हमारा मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे हमें आंसर दूसरा भी मिल सकता है 90 डिग्री। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इम्पीडेंस इज 26 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 24 ओम, व्हाट इज द रेजिस्टेंस। जो मैंने पहले यहाँ पे एक इक्वेशन बताया था उस तरह से हम फाइंड करें तो हमारा आंसर होगा बी। लेकिन वो किस तरह से मिलता है? तो देखिए यहाँ पे जेड, हमारा आंसर क्या होगा? जेड इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। एक्स यहाँ पे हमारा एक्स ही दिया गया है। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा हमें बी 10 ओहम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इम्पीडेंस दिया है 26 ओहम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी दिया है 24 ओहम। हमें फाइंड क्या करना है? आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन से हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एम एस स्टैंड्स फॉर। आर एम एस क्या है? रूट मीन स्क्वायर, पूरा नाम आर एम एस का। हमारा आंसर है ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए साइन्यूसॉइडल वेव एवरेज करंट इज ऑलवेज ब्लैंक्स आर एम एस करंट। साइन्यूसॉइडल वेव फॉर्म में एवरेज करंट से ऑलवेज क्या होता है? तो लेस देन आर एम एस करंट, आर एम एस करंट से कम होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द क्रेस्ट फैक्टर if the peak value of current is 10 ampere and the RMS value is 2 ampere। peak value means maximum value हमें 10 ampere दी गई है और RMS value है वो 2 ampere है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, जो किस तरह से क्रेस्ट फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय RMS वैल्यू, इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें हमारा जो क्रेस्ट फैक्टर होगा वो 5 एम्पियर मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ओहम्स लॉ बी अप्लाइड इन एन एसी सर्किट। एसी सर्किट में हम ओहम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है यस, हमारा आंसर होगा ए। हम एसी सर्किट में भी ओहम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्पीडेंस एट रेजोनेंस। रेजोनेंस के टाइम पे इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी? तो इम्पीडेंस की वैल्यू तब मिनिमम होगी जब रेजोनेंस कंडीशन होगी तब। तो देखिए वो किस तरह से, तो रेजोनेंस के लिए क्या है? एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हमारी कंडीशन होनी चाहिए। इंडक्टिव रिएक्टर इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन देखिए रेजोनेंस के लिए, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। तो यहाँ पे एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ये दोनों तो सेम हो गए, तो यहाँ पे आंसर इसका 0 हो जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो एट दैट टाइम हमारा जो रेजोनेंस होगा वो मिनिमम होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द सीरीज रेजोनेंस कंडीशन। सीरीज रेजोनेंस होने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी। मैंने आगे वाले क्वेश्चन में भी बताया था रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है? एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा तब हमारा सीरीज रेजोनेंस होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस नॉन एज। जब सर्किट में रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस दोनों होते हैं तो उसे हम इम्पीडेंस कहते हैं जेड। जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर।
इसे हम इस तरह से बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन RLC सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज यूज एज ए वेक्टर रेफरेंस। RLC सीरीज सर्किट में हम वेक्टर को रेफरेंस के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो हम ऑलवेज वोल्टेज को ही रेफरेंस लेते हैं वेक्टर ड्रॉ करने के लिए, वेक्टर डायग्राम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट AC वेवफॉर्म। इनमें से कौन सा AC वेवफॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है C, कांस्टेंट, क्योंकि साइन्यूसॉइडल वेवफॉर्म होगा वो भी हमारा AC है। उसके बाद जो हम देखें तो हमारा स्क्वायर वेव, इस तरह से स्क्वायर वेव जनरेट होता है तो वो भी हमारा AC है। और ट्रायंगुलर वेव, इस तरह से ट्रायंगुलर वेव होगा तो वो भी AC टाइप का ही होगा। इसी तरह से हमारा आंसर होगा C। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट ए फ्रीक्वेंसी फॉर AC करंट। इनमें से AC करंट की कौन सी फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है C, 0 हर्ट्ज है, वो हमारे AC के लिए फ्रीक्वेंसी नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द SI यूनिट फॉर क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर के लिए SI यूनिट क्या है, तो यहाँ पे नो यूनिट, क्वालिटी फैक्टर का कोई यूनिट ही नहीं है इसीलिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज। क्वालिटी फैक्टर को हम किस तरह से जान सकते हैं, तो वोल्टेज मैग्नीफिकेशन से भी हम जान सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल नॉन एज। एक साइकिल कंप्लीट होने को हम क्या कहते हैं, उसे हम पीरियड बोलते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर है D। व्हाट इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा जो होता है उसका करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है, तो करेक्ट एक्सप्रेशन हमारा होगा B, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेफेस्ट वैल्यू ऑफ करंट द ह्यूमन बॉडी कैन कैरी फॉर मोर देन 3 सेकंड। 3 सेकंड से ज़्यादा ह्यूमन की बॉडी वो वैल्यू कौन सा करंट एक्सेप्ट कर सकती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है B, 9 मिली एम्पियर कंसिडर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्म फैक्टर ऑफ प्योरली साइन्यूसॉइडल वेवफॉर्म इज। साइन्यूसॉइडल वेवफॉर्म में फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है A, 1.11। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज। इलेक्ट्रिक बल्ब में पावर फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर है D, यूनिटी होगा। उसके बाद देखें तो इन ए सीरीज LC सर्किट एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, द सीरीज सर्किट देखिए कौन सी, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव, ओनली 2 कंपोनेंट है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो करंट इज मैक्सिमम, हमारा करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू एपरेंट पावर इज नोन एज फैक्टर। एक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर का जो रेशियो होता है उसे हम पावर फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर है C। उसके बाद हम देखें तो द पावर फैक्टर ऑफ DC, द पावर फैक्टर ऑफ ए DC सर्किट इज ऑलवेज। DC सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है, तो हमारा आंसर है यहाँ पे यूनिटी, क्योंकि DC सर्किट में पावर फैक्टर ऑलवेज यूनिटी होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द प्रोडक्ट ऑफ एपरेंट पावर एंड कोसाइन ऑफ द फेज एंगल बिटवीन सर्किट वोल्टेज एंड करंट इज। इसे हम क्या बोलते हैं, तो हमारा ट्रू पावर, जिसे हमारा रियल पावर भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको 34 AC सर्किट के रिगार्डिंग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आंसर बताए हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।